एक ही दिन, एक सरकारी आदेश और 37 नए डिग्री कॉलेजों का जन्म। हाँ, और सुनने में ये किसी बेहद अग्रेसिव टेक स्टार्टअप का मतलब किसी बड़े एक्सपेंशन प्लान जैसा लगता है। बिल्कुल, जहां रातों रात दर्जनों नई ब्रांचेस खोली जा रही हूँ, लेकिन ये किसी सिलिकॉन वैली कंपनी का विजन नहीं है। जी नहीं, ये भारत के एक राज्य यानी बिहार की एक यूनिवर्सिटी का बहुत ही रियल और ज़मीनी ब्लूप्रिंट है। सही कहा। तो आज के इस डीप डाइव में हम बात कर रहे हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी की, जिसे आमतौर पर मुजफ्फरपुर में BRABU कहा जाता है। और हमारे पास जो सोर्स है वो है 12 मई 2026 का एक नोटिफिकेशन, जिसका रेफरेंस नंबर B2315 है। देखने में ये सिर्फ चंद पन्नों का एक बोरिंग सा सरकारी डॉक्यूमेंट लग सकता है, लेकिन इसके भीतर जो जानकारी है ना, वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट की एक पूरी मास्टर क्लास है। बिल्कुल। और इस चर्चा का हमारा मकसद ही यही है कि हम श्रोताओं को समझाएं कि मतलब इन सरकारी दस्तावेजों की जटिलताओं के पीछे असल में काम कैसे होता है। एक ही दिन में 37 गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजों को शुरू करने का मैनेजमेंट आखिर किया कैसे जाता है। हाँ, क्योंकि ये किसी आम नोटिस जैसा बिल्कुल नहीं है। ये बिहार के एजुकेशनल एक्सपेंशन का बहुत बड़ा ब्लूप्रिंट है। इस डॉक्यूमेंट की अहमियत समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। मतलब नोटिफिकेशन में ही 30 अप्रैल 2026 के एक आदेश का हवाला दिया गया है। अच्छा, जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से आया था। हाँ, सीधे बिहार सरकार के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से। और उस आदेश के महज 12 दिन बाद ही वाइस चांसलर ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 12 दिन? मतलब सरकारी काम के हिसाब से तो ये बुलेट ट्रेन की स्पीड है। वही तो। इसका सीधा सा मतलब यह है कि सरकार और यूनिवर्सिटी के बीच एक बहुत ही तेज गति से कम्युनिकेशन हुआ है और इसके पीछे बस एक ही टारगेट है कि 2026-27 के नए एकेडमिक सेशन की पढ़ाई बिना किसी रुकावट के शुरू हो सके, राइट? एकदम सही। ये कोई 10 साल की लंबी योजना नहीं है। ये एक इंस्टेंट एक्शन प्लान है कि किसी भी तरह इसी सेशन से इन 37 कॉलेजों में पढ़ाई चालू करनी है। और मुझे लगता है कि यही बात इस पूरे सिनेरियो को इतना दिलचस्प बनाती है। मतलब जब हम सरकारी व्यवस्था की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि फाइलें एक टेबल से दूसरी टेबल तक रेंग रही हैं। हाँ, चीजें बहुत धीमी गति से हो रही हैं। लेकिन यहाँ जिस स्केल की बात हो रही है वो किसी को भी हैरान कर दे। अगर हम इस नोटिफिकेशन की लिस्ट को डिकोड करें तो इन नए कॉलेजों का जो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो सच में चौंकाने वाला है। बिल्कुल, जरा नंबर्स देखिए। सबसे ज्यादा 15 कॉलेज तो अकेले पूर्वी चंपारण जिले में खुल रहे हैं। 15? बाप रे! हाँ, जैसे संग्रामपुर, महसी, सुगौली और रक्सौल के पास रामगढ़वा जैसी जगह हैं। और उसके बाद सीतामढ़ी का नंबर आता है जहां एक साथ 9 कॉलेज खुल रहे हैं। पश्चिमी चंपारण में 6, मुजफ्फरपुर में 3, शिवहर में 3 और वैशाली में 1 नया कॉलेज। इतने बड़े नंबर्स देखकर सच में ऐसा लगता है जैसे किसी बड़ी रिटेल चेन ने एक ही दिन में पूरे राज्य में 37 नए स्टोर्स लॉन्च करने की घोषणा कर दी हो। वही ना, मैं भी यही सोच रही थी। लेकिन आप ही बताइए, एक यूनिवर्सिटी के लिए एक ही झटके में 37 नए कॉलेजों का संचालन शुरू करना आखिर कितना बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव बोझ है? देखिए, स्टार्टअप या रिटेल चेन से तुलना करना अच्छा लगता है, लेकिन जमीनी हकीकत में ये बहुत अलग है। एक प्राइवेट कंपनी के पास करोड़ों की फंडिंग होती है, वेंडर्स की फौज होती है और सबसे बड़ी बात आज़ादी होती है। वो अपने नियम खुद बनाते हैं। जी, लेकिन एक सरकारी यूनिवर्सिटी जब इतना बड़ा विस्तार करती है तो उसके पैरों में दशकों पुराने बहुत ही सख्त सरकारी नियमों की बेड़ियां होती हैं। एक एक रुपए का हिसाब रखना पड़ता है। तो फिर उन्होंने इस भारी भरकम बोझ को मैनेज कैसे किया? इसके लिए यूनिवर्सिटी ने एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका अपनाया है। उन्होंने पावर को डिसेंट्रलाइज कर दिया है। सारी जिम्मेदारी सीधे प्रोफेसर इन चार्ज पर डाल दी गई है। अच्छा, पावर को डिसेंट्रलाइज करने का मतलब है कि हर छोटे फैसले के लिए फाइल वापस मुजफ्फरपुर हेडक्वार्टर्स नहीं भेजनी पड़ेगी। एकदम सही पकड़ा आपने। यूनिवर्सिटी प्रशासन जानता है कि हेडक्वार्टर्स में बैठकर सीतामढ़ी के किसी दूर दराज गांव में बिल्डिंग नहीं बनवाई जा सकती। सेंट्रलाइज्ड मॉडल तो पहले ही दिन फेल हो जाता। तो ये प्रोफेसर इन चार्ज असल में इन नए कॉलेजों के पहले प्रिंसिपल बन गए। प्रिंसिपल ही नहीं, पहले प्रशासक और एक तरह से इन कॉलेजों के फाउंडर बन गए हैं। अरे वाह! तो अगर हम वो स्टार्टअप वाली एनालॉजी लें तो ये प्रोफेसर इन चार्ज उन नए कॉलेजों के फाउंडर और CEO हो गए। बिल्कुल, आप ऐसा कह सकती हैं। और जब मैं इस डॉक्यूमेंट में इन फाउंडर्स की लिस्ट देख रही थी तो वो नाम और उनके विषय बहुत ध्यान खींचते हैं। मतलब ये कोई अनुभवहीन या नए लोग नहीं है। हाँ, सारे के सारे हाईली क्वालिफाइड प्रोफेसर्स हैं।
जैसे डॉक्टर राकेश रंजन जो पॉलिटिकल साइंस के हैं, उन्हें संग्रामपुर भेजा गया है। एमएस कॉलेज मोतिहारी के फिलॉसफी के प्रोफेसर एसएस प्रसाद को चिरैया का चार्ज मिला है। और वैशाली महिला कॉलेज की साइकोलॉजी की डॉक्टर रेखा श्रीवास्तव या एलएस कॉलेज के भोजपुरी विभाग के प्रोफेसर जयकांत सिंह। राइट, ये सब पहले से ही एलएस कॉलेज, एमएस कॉलेज और आरडीएस कॉलेज जैसे पुराने और स्थापित संस्थानों में पढ़ा रहे थे, और अब इन्हें अचानक नई जगह डेप्यूट कर दिया गया है। और यहीं पर यूनिवर्सिटी का सबसे सॉलिड एकेडमिक विजन दिखाई देता है। देखिए, एक नया संस्थान सिर्फ ईंट और बालू से तो नहीं बनता ना। जाहिर है, उसके लिए लीडरशिप चाहिए। जी, उसे एक एकेडमिक आत्मा की जरूरत होती है। इन सीनियर प्रोफेसर्स को वहां भेजने का मतलब है कि यूनिवर्सिटी इन कॉलेजों को पहले ही दिन से एक मजबूत नेतृत्व देना चाहती है। वो तो मैं समझ गई, लेकिन मैं इस डॉक्यूमेंट के इंस्ट्रक्शन 9 पर ध्यान खींचना चाहूंगी, क्योंकि मुझे वो पढ़कर थोड़ी हैरानी हुई। अच्छा, ऐसा क्या है उसमें? इस नियम के हिसाब से इन सभी प्रोफेसर इंचार्ज की सैलरी अभी भी उनके पुराने या पेरेंट कॉलेज से ही आएगी, वो भी एक एब्सेंटी रिपोर्ट के आधार पर। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प क्लॉज है। मतलब ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? आप फुल टाइम काम किसी नई जगह पर कर रहे हैं, एकदम खरोच से कॉलेज बना रहे हैं, पर आपकी सैलरी का खाता पुरानी जगह से चल रहा है। ये सुनने में अजीब जरूर लगता है, लेकिन दरअसल ये इस पूरे डॉक्यूमेंट का सबसे स्मार्ट ब्यूरोक्रेटिक हैक है, एक तरह का सरकारी जुगाड़। वो कैसे? इसे समझने के लिए इंस्ट्रक्शन 8 देखिए। उसमें लिखा है कि ये डेप्यूटेशन अगले आदेश या नियमित नियुक्तियों तक प्रभावी है। अब इसे प्रैक्टिकली सोचिए। ठीक है। सरकारी सिस्टम में अगर आप एक नया पेरोल सिस्टम बनाने जाएंगे तो क्या होगा? पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट से अप्रूवल, फिर ट्रेजरी में नया खाता, नए डीडीओ के सिग्नेचर। ओहो, मतलब लाल फीताशाही, इसमें तो महीनों लग जाएंगे। महीनों क्या, शायद 1 साल लग जाए। और हमारा टारगेट क्या है? 2026-27 का सेशन तुरंत शुरू करना। तो अगर इन नए सिस्टम का वेट करते तो इन बेचारों को सैलरी ही नहीं मिलती। बिल्कुल, अगर सैलरी रुक जाती तो कौन प्रोफेसर इस नई और मुश्किल जगह पर काम करने जाता? काम ठप पड़ जाता। हाँ, बिना पैसे के कौन इतना स्ट्रेस लेगा? इसीलिए ये प्रैक्टिकल तरीका निकाला गया। पुरानी जगह से सैलरी आती रहेगी, प्रोफेसर्स को कोई आर्थिक टेंशन नहीं होगी और वो नए कॉलेज के निर्माण पर अपना 100% फोकस कर पाएंगे। वाओ, ये तो सच में एक बहुत ही क्लेवर और मजबूत अस्थायी व्यवस्था है। सिस्टम की लेटलटीफी को उसी के नियमों से बाईपास कर दिया। बिल्कुल। लेकिन जब हम प्रोफेसर्स के 100% फोकस की बात कर रहे हैं, तो मुझे इनकी टू डू लिस्ट देखकर सच में घबराहट हो रही है। आप इंस्ट्रक्शन 3 और 4 की बात कर रही हैं ना? हाँ, मतलब इंस्ट्रक्शन 3, 4 और 11 को अगर मिला के देखें तो जमीनी हकीकत बहुत डराने वाली लगती है। जी, उनकी जिम्मेदारियों की लिस्ट काफी लंबी है। लंबी, ये किसी आम प्रोफेसर का काम लगता ही नहीं है। इंस्ट्रक्शन 4 कहता है कि एडमिशन, सब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट, क्लासेस और एग्जाम्स देखने हैं। यहाँ तक तो ठीक है, ये एकेडमिक काम है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। बिल्कुल नहीं। इंस्ट्रक्शन 3 कहता है कि इन्हें बिल्डिंग्स, क्लासरूम, फर्नीचर, पीने का पानी, बिजली और टॉयलेट्स का भी इंतजाम करना है। और इंस्ट्रक्शन 11 के हिसाब से नजदीकी सरकारी बैंक में जाकर कॉलेज का नया बैंक अकाउंट भी खुलवाना है। और ये सब करते हुए इंस्ट्रक्शन 5 के मुताबिक 2026-30 के नए सेशन की पढ़ाई भी प्रायोरिटी पे शुरू करनी है। मतलब क्या मजाक है? मजाक नहीं, बहुत बड़ी चुनौती है। एक प्रोफेसर जिसने पूरी जिंदगी किताबें पढ़ी हैं, थ्योरीज पढ़ाई हैं, वो अचानक साइट सुपरवाइजर या प्रोजेक्ट मैनेजर कैसे बन सकता है? वो अकेले सीमेंट, पानी और बैंक के चक्कर कैसे काटेगा? क्या वो इन लॉजिस्टिक चुनौतियों के लिए तैयार होता है? ये बहुत ही वाजिब सवाल है। और अगर किसी को ये सब अकेले करना पड़े तो वो पक्का टूट जाएगा। लेकिन इसी डॉक्यूमेंट में इसका एक बहुत सॉलिड जवाब भी छिपा है। अच्छा, वो क्या? आप ध्यान दीजिए, इस नोटिफिकेशन में बार बार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जिक्र किया गया है। हाँ, मैंने नोट किया था। इंस्ट्रक्शन 2 कहता है कि ज्वाइन करते ही डीएम को लिखित सूचना देनी है, और इंस्ट्रक्शन 3 साफ कहता है कि इन बुनियादी सुविधाओं के लिए जिला प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेट करना है। ओहो, मतलब ये प्रोफेसर्स अकेले नहीं हैं? बिल्कुल नहीं। ये नोटिफिकेशन असल में उनके लिए एक ऑथराइजेशन लेटर है। एक आम प्रोफेसर को ये ब्यूरोक्रेटिक ताकत मिल रही है कि वो सीधे जिले के डीएम के पास जा सकें और कह सके कि देखें, मेरे पास यूनिवर्सिटी का आदेश है और मुझे आपकी मदद चाहिए। एकदम सही। वो डीएम से कह सकते हैं कि हमें बिल्डिंग और बिजली की व्यवस्था चाहिए,
और इंस्ट्रक्शन 7 तो यहाँ तक कहता है कि कोई भी प्रशासनिक या वित्तीय दिक्कत आए तो तुरंत डीएम से मार्गदर्शन लें। तो इनका असली काम खुद ईंटें उठाना नहीं है, बल्कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर की तरह अलग-अलग डिपार्टमेंट से काम निकलवाना है। हाँ, ये एक पुल की तरह काम करेंगे। डीएम के पास फंड्स और मशीनरी है और इन प्रोफेसर्स के पास विजन है कि एक अच्छा कॉलेज कैसे बनता है। ये तो बहुत ही शानदार तालमेल है, लेकिन इस तालमेल और अधिकार के बीच एक चीज है जो बहुत खटकती है। क्या? इस डॉक्यूमेंट का आखिरी हिस्सा, मतलब वहां पहुंचते पहुंचते भाषा एकदम से बहुत सख्त हो जाती है, एक आयरन फिस्ट जैसी अप्रोच। आप इंस्ट्रक्शन 10 और 12 की वार्निंग्स की बात कर रही हैं। हाँ, इंस्ट्रक्शन 10 इतने कड़े शब्दों में कहता है कि किसी भी लापरवाही या अवज्ञा पर सीधे बिहार स्टेट यूनिवर्सिटीज एक्ट के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी। और 12 में बिहार फाइनेंशियल रूल्स के कड़ाई से पालन की बात है। वही तो, मतलब एक तरफ तो आप इन टीचर्स को इतना मुश्किल टास्क दे रहे हैं कि जाओ और नया कॉलेज खड़ा करो, और दूसरी तरफ उन्हें इतनी सख्त भाषा में धमकियां दे रहे हैं। ऐसा क्यों? देखिए, ये सख्ती किसी को डराने के लिए नहीं है। इसे एक बड़ी पिक्चर में देखिए। जब 37 नए सरकारी कॉलेज खुलते हैं तो वहां रातों रात पब्लिक फंड्स का आना शुरू हो जाता है। हाँ, मतलब फीस आएगी, सरकार से करोड़ों की ग्रांट आएगी, और फर्नीचर, किताबों और कंस्ट्रक्शन के लिए वेंडर्स को टेंडर दिए जाएंगे। जहां इतना बड़ा सरकारी पैसे का लेन देन हो, वहां किसी भी चूक की गुंजाइश नहीं छोड़ी जा सकती। चाहे वो गलती अनजाने में ही क्यों ना हुई हो। बिल्कुल, टैक्स पेयर्स के पैसे और हजारों छात्रों के भविष्य के साथ रिस्क नहीं ले सकते। बिहार फाइनेंशियल रूल्स का जिक्र इसीलिए है क्योंकि एक एक पैसे का हिसाब कैसे रखना है ये उसमें साफ लिखा होता है। एक नए संस्थान की नींव में आर्थिक अनुशासन होना बहुत जरूरी है। तो एक तरह से ये सख्ती इन प्रोफेसर्स के भले के लिए ही है। 100%। ये नियम उनके लिए एक सेफ्टी नेट हैं, एक ढाल हैं। अच्छा, वो कैसे? मान लीजिए किसी नई जगह पर कॉलेज बन रहा है और वहां के लोकल प्रभावशाली लोग प्रोफेसर पर दबाव डालते हैं कि कंस्ट्रक्शन का टेंडर हमारे आदमी को ही दो। हाँ, ऐसा तो अक्सर होता है। तब वो प्रोफेसर इस नोटिफिकेशन का हवाला देकर साफ मना कर सकता है कि भाई मैं मजबूर हूं, मुझे बिहार फाइनेंशियल रूल्स फॉलो करने हैं, वरना मुझ पर कार्रवाई हो जाएगी। क्या बात है, मतलब ये नियम उन्हें लोकल प्रेशर से बचाते हैं? बिल्कुल, ताकि वो बिना किसी दबाव के पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर सकें। वाह। तो आज की इस चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने देखा कि कैसे BIABU ने 37 नए कॉलेजों के संचालन के लिए एक बहुत ही व्यापक और स्मार्ट योजना बनाई है। हाँ, और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर फाइनेंस और एकेडमिक मैनेजमेंट सब कुछ कवर किया गया है। बिल्कुल, कैसे पावर को डिसेंट्रलाइज किया गया, कैसे एब्सेंटी रिपोर्ट का जुगाड़ लगाकर सैलरी का मसला सुलझाया गया, कैसे प्रोफेसर्स को डीएम के साथ जोड़ा गया, और आखिर में कैसे वित्तीय नियमों की ढाल दी गई। ये सच में एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव महायज्ञ है। लेकिन एपिसोड के अंत में मेरा मतलब है हमारी इस चर्चा के अंत में मैं श्रोताओं के सामने एक विचार छोड़ना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, बताइए। देखिए, कागजों पर तो ये 37 नए कॉलेज बन गए हैं, उनके बैंक अकाउंट खुलने के आदेश हो गए हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर्स भी डेप्यूट हो गए हैं। ये ब्लूप्रिंट बहुत शानदार है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जरा सोचिए, जब तक किसी गांव का एक आम छात्र इन नई इमारतों में अपनी पहली क्लास लेने जाएगा, तब तक इन प्रोफेसर इन चार्जेस को जमीन पर कितना पसीना बहाना पड़ेगा। बहुत ज्यादा धूल, सीमेंट और सरकारी दफ्तरों के चक्कर। हाँ, एक साइकोलॉजी या फिलॉसफी के प्रोफेसर को सही ब्लैक बोर्ड, बेंच और पीने के पानी के लिए लोकल वेंडर्स और प्रशासन से कितनी माथापच्ची करनी पड़ेगी। ये नोटिफिकेशन तो सिर्फ एक शुरुआत है। बिल्कुल, असली कहानी तो अब जमीन पर शुरू होगी। सही कहा, कागज और जमीनी हकीकत के बीच का जो ये संघर्ष है ना, वही इन संस्थानों की असली नींव रखेगा। खैर, आज के इस एनालिसिस में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए।